चलिए भाई देखिए, कल हमने जीरो ऑर्डर कर ली थी। जीरो ऑर्डर अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, उसके समाकलित अवकलित समाकलित और दोनों समय वेग समीकरण निकाल लिए थे। उसके बाद अर्धआयुकाल निकाल लिया था। तो पहले से मुझे एक बार बता दो उसका फटाफट, जो उसमें से उसका अवकलित से वेग समीकरण क्या था? डी एक्स अपॉन डी टी बराबर है के नॉट। ये तो क्या था? उसका अवकलित वेग समीकरण था। क्या था भाई? अवकलित वेग समीकरण था। ठीक है। और समाकलित वेग समीकरण क्या था भाई? x इक्वल टू के नॉट है टी। ये क्या था? उसका समाकलित वेग समीकरण था। क्लियर है? और क्या था भाई? एक अर्धआयुकाल निकाला था हमने। अर्धआयुकाल क्या था बोलो? टी हाफ बराबर ए अपॉन 2k नॉट। ये क्या था भाई? अर्धआयुकाल था। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, यहां से हमें यह भी देखा था कि अगर वेग समीकरण की बात करते हैं तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो टी हाफ क्या करता है भाई? यहां पे देखो साफ साफ दिख रहा है, प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, लेकिन जबकि वेग समीकरण उसमें निर्भर नहीं कर रहा था। क्लियर है? यहां तक हमने कल बातें कर ली थी। क्लियर है? इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था हमने। न्यूमेरिकल क्या था? क्या था न्यूमेरिकल हमारा? कि कोई अभिक्रिया कितनी परसेंट हो रही है? 80% हो रही है। कितना टाइम दिया था? 160 मिनट दिया था। ये न्यूमेरिकल कर लिया था हमने। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं आज उसमें। ठीक है, चलो चलिए लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कितना परसेंट कंप्लीट हो रही है? अभिक्रिया को लिखो, अभिक्रिया को 40% कितना? 40% पूर्ण होने में लगा, पूर्ण होने में 120 मिनट। वही लिख दो वापस से, कितना समय लग रहा है? 120 सेकंड लिख दो। चलो मिनट की देखो छोड़ो, सेकंड लिखो इसको। 120 सेकंड लगते हैं तो 200 सेकंड में या 200 सेकंड पश्चात शेष अभिकारक, शेष अभिकारक की मात्रा ज्ञात कीजिए, की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब क्या क्या दे रखा है हमारे पास? देखो कितना परसेंट कंप्लीट हो रही है? 40%। कितने समय में? 120 सेकंड में। और पूछ क्या रहा हमसे कि 200 सेकंड में कितना शेष बचेगा? शेष पूछ रहा नहीं है? अरे शेष कितना रहेगी ये तो पूछा ना, कि आपका जो रिएक्टेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी शेष रहेगी, वो पूछा इसने। क्लियर है? तो निकाल लोगे? तो बताओ कैसे निकलेगा? फॉर्मूला वही लगेगा अपना पहला वाला। अरे वही लगेगा, बोलो क्या आएगा? x इक्वल टू के नॉट है टी। अब यहां से देखिए, दो चीजें दे रखी है और तीसरी चीज पूछ रहा है। सिंपल सा तरीका हमारे पास। भैया हमें क्या दे दिया? x दे रखा है और t दे रखा है। तो t कितना दे रखा है? 120 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है? 120 सेकंड दे रखा है। और x कितना दे रखा है तुम्हें? 40%। और 40% का मतलब है, कल भी बताया था मैंने, कितना होगा? 40/100। कितना आ जाएगा? 0.4। तो यहां से हमें अब बच गया क्या? अब के नोट निकाल लो।
अरे के नोट मिल जाएगा हमें, तो दूसरा टाइम टी दे रखा कितना 200 सेकंड पे, और 200 सेकंड पे पूछ क्या रहा है कि ए माइनस एक्स बचेगा। भाई एक्स तो क्या विकटित है, लेकिन उसने क्या पूछा, शेष पूछा है। क्या पूछा है, शेष। ये तो पूछा ना शेष सांद्रता, क्या जाएगी, शेष सांद्रता, ये हमें निकालनी है। तो अब इसके लिए देखो ध्यान से देखो, अगर सांद्रता निकालनी है हमें, टी दे रखा है और अगर के और मिल जाए तो वापस से निकाल सकते हैं अपन। तो इसका मतलब हमें से जो पहली चीज है, यहां से जो पहला दे रखा है इससे क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नियतांक का मान है निकालना पड़ेगा। तो यहां से निकाल ले। अरे इस फॉर्मूले से अगर मैं के का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा बोलो, के नोट बराबर है एक्स अपॉन टी। तो एक्स कितना है भाई 0.4, टी कितना दे रखा है 120। अब इसको यहां काटने की जरूरत है क्या, यहां मत काटो इसको, क्योंकि यहां गुणा भाग करोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर दा भी जाए ना आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए, तो उसमें तुरंत आप कैलकुलेशन मत किया करो, क्योंकि हो सकता है ये चीजें आगे अगर रखोगे, आगे फॉर्मूले में रखोगे तो हो सकता है सीधे सीधे कट जाए। तो यहां पे मत सोल्व करो इसको, ऐसे कैसे रख लो, क्योंकि के की मान चाहिए तो, और के को मान आ गया हमारे पास, ये रहा। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं तो हमें क्या चाहिए बोलो, एक्स चाहिए ना। अरे क्या चाहिए, एक्स। पहले एक्स निकाल लेंगे और फिर ए माइनस एक्स हो जाएगा। लो भाई एक्स चाहिए, तो एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के नोट है टी, और के का मान देखिए यहां से रखा 0.4 बटे 120। तो यहां रखू मैं x बराबर 0.4 बटे 120, और टी कितना दे रखा है इसका 200। कितना दे रखा है 200। काट लो भाई। अगर देखो ये पॉइंट हटाऊं मैं तो एक क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ गया, जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और इसको काटू तो 6, और आप काट लो कितना बच गया 2/3। ये 2/3 क्या आया हमारे पास, अभी सांद्रता है, लेकिन कौन सी सांद्रता, विघटित। लेकिन क्वेश्चन में कौन सा पूछ रहा है तुमसे, शेष। मतलब इतना तो क्या हो गई, विघटित हो गई, तो बची कितनी, अब बची कितनी दे रखा है क्या हमें, प्रारंभिक दे नहीं रखी, तो प्रारंभिक को कितना मान लू मैं, एक मान सकता हूं क्या, कितना मानू, एक। तो यहां से निकाल लो, हमें क्या निकालना, ये तो निकालना था ए माइनस एक्स। ए माइनस एक को हमें कितना मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, तो ए को एक मानना, तो यहां आ जाएगा ए माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3। बताओ सोल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा 1/3, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या 33.33%। बोलो, अरे 1/3 को क्या लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकता हूं 33.33, या 33% लिख दूं मैं इसको। अरे परसेंट में करोगे तो यहां देखो, अब किसी को समझ में ये आ गया क्या, कैसे आया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया इसको, परसेंटेज में करो 100 से गुणा कर लो, यही आ जाएगा। तो आपको ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग देख लो कौन सा आंसर दे रखा है, अदरवाइज आपको जो निकालना है ये भी, ये निकाल के आते हो तो भी बात सही है और आंसर सही होगा, और ये निकाल के आते हो तो भी आंसर है सही है। क्लियर है, बताओ आ गया समझ में। ठीक है, उतारो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन। बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे हम, भाई कल हमने क्या पढ़ी थी, शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ी थी। तो बस उसमें से क्या किया था कि उसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पे करेगा। और कितनी अभिकारक की सांद्रता पे, एक अभिकारक की सांद्रता पे। कितने, एक अभिकारक की सांद्रता पे। या फिर मैं सीधा सीधा ये कहूं कि वेग समीकरण देंगे, उसमें जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, एक आएगी। शून्य कोटि में पावर कितनी आई थी, 0 आई थी, और फर्स्ट ऑर्डर में कितनी आएगी, एक आएगी। क्लियर है, तो डेफिनेशन लिख लो इसका। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग
केवल एक अभिकारक है, केवल एक अभिकारक है की सांद्रता के समानुपाती, की सांद्रता के समानुपाती होता है, होता है अथवा अथवा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती, प्रथम घात के समानुपाती होता है, होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपने कहा ये कोई अभिकारक है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, प्रोडक्ट में, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूं कि इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या आएगी भाई, प्रारंभिक सांद्रता, मान लीजिए मैंने कहा प्रारंभिक सांद्रता है कितनी, ए, तो मुझे बताइए अब उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, ए रहेगी। मैंने क्या प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक का मतलब अभिक्रिया अभी तक स्टार्ट होने वाली है, तब बताओ उत्पाद कहां से आएगा, आएगा क्या यहीं पे उत्पाद, अभिक्रिया स्टार्ट होने से पहले उत्पाद बना लोगे तुम, तो फिर इसकी सांद्रता कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अरे प्रारंभिक सांद्रता इसकी कितनी रहेगी, 0। अगर ये प्रारंभिक नहीं होता, कुछ समय पे होता, तो कुछ ना कुछ ये टूटता और जितना टूटेगा उतना ही क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। अभिकारक जितना टूटता है उत्पाद उतना ही बनता है। अगर मैं कहता हूं टी समय पर, किस पे, टी समय पर सांद्रता, अब कुछ ना कुछ समय व्यतीत हुआ और जैसे ही टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा तो श्योर सी बात है इसमें से कुछ ना कुछ टूटेगा। प्रारंभिक सांद्रता जितनी ली आपने, मान लीजिए 100 लिया, तो 100 में से कुछ ना कुछ टूटेगा। अब वो कितना टूटता है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपन, एक्स के द्वारा। तो क्या रखूं यहाँ पे, ए प्रारंभिक और उसमें से कितना टूट गया, एक्स टूट गया, कितना टूट गया, एक्स टूट गया। तो ये जितना टूटेगा उत्पाद में क्या बनेगी, उतना ही तो बनेगा। तो यहां पे बताओ उत्पाद की सांद्रता कितनी रहेगी, एक्स रहेगी, कितनी रहेगी, एक्स। आ गया समझ में यहां तक, बताओ यहां तक किसी को दिक्कत। अब मैंने एक नियम बताया था, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम बताया था, जैसे शॉर्ट में लिख दूं मैं, अकॉर्डिंग टू LMA का लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम अनुसार। अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता था आपका, बताओ। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, यही तो कहा था भाई हमने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू LMA क्या लिख सकते हैं भाई, रेट लिख दूं, रेट, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dt, या फिर मैं अगर एक ही फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, dA अपॉन dt। ये किसके समानुपाती होगा, बोलिए, अरे किसके समानुपाती होगा, सांद्रता के समानुपाती। किसकी,
अभिकारक की सांद्रता। अब अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि प्रारंभिक में तो टूटा ही नहीं है कुछ, तो अब कौन सी सांद्रता पे, ये सांद्रता पे, कौन सी सांद्रता पे निर्भर करेगा, ये रही आपकी सांद्रता, इस सांद्रता पे निर्भर करेगा ना। तो मतलब मैं सीधा ऐसे लिख दूं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मैं इसको क्या करता हूं, समानुपाती का साइन हटेगा तो बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, नियतांक आएगा। क्या आएगा, नियतांक आएगा। चलिए तो देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, बोलो, अरे हमारे पास देखो यहां से समीकरण क्या आया था लास्ट में, ये देखो, ये तो आया था ना, डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए माइनस एक्स के। समानुपाती का साइन हटा दूं तो बोलो क्या आएगा, बराबर का, और बराबर का आएगा तो क्या आएगा, नियतांक, और नियतांक यहाँ पे क्या ले लिया हमने, के, और के अब फर्स्ट ऑर्डर है तो के वन कह दो इसको। अरे अब पिछले शून्य कोटि अभिक्रिया में आपने क्या कहा था, उसको नोट क्या था, तो इसको क्या लिखूं, ए माइनस एक्स। लो सर, अब ये समीकरण आपका क्या हो गया, बोलो कौन सा समीकरण है, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण आ गया, अवकलित वेग समीकरण। क्या आ गया भाई, अवकलित वेग समीकरण आ गया, अवकलित वेग समीकरण। क्लियर है भाई, हमें तो अभी और क्या चाहिए, इसका समाकलित भी निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। समाकलन करने के लिए समान, इसको a माइनस एक्स को उठा के इधर ले आऊं, अरे इसको उठा के इधर ला सकता हूं ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डी एक्स अपॉन क्या लिखूं, a माइनस एक्स, और बराबर में इधर क्या लिख दूं, k1 dt। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इस समीकरण नंबर 1 का क्या ले ले भाई, समाकलन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समाकलन। और समाकलन तुम्हें, मुझे पता है सबको आता है तुम्हें, समाकलन लेंगे तो क्या लिखो यहां पे, समीकरण 1 का समाकलन लेने पर, टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा बोलो, समाकलन ले लूं तो क्या आ जाएगा भाई, dx अपॉन ए माइनस एक्स बराबर है समाकलन k1 dt। तो बताओ dx अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग में आएगा, लॉग ए माइनस एक्स। तो आगे कर दो इसको, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन क्या आ गया हमारे पास है, लॉग माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ये आ गया, आएगा। अब बाकी क्या बच गया, के तो कांस्टेंट था ऐसे कैसे, और dt का समाकलन t, और समाकलन स्थिरांक भी आएगा कौन सा, c या i, c या i। क्लियर है, ठीक है। अब हम तुम्हें कल भी बताया था, अगर तुम्हें समाकलन स्थिरांक c, यहां पे क्या भाई, अरे c क्या है यहां पे, समाकलन स्थिरांक है, और समाकलन स्थिरांक का मान निकालना हो तो सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, सांद्रता कहां पे कैलकुलेट करेंगे, t बराबर है 0 पे, कहां पे, t बराबर 0 पे। अब t बराबर 0 पे देखो, t बराबर 0 कह दूं या प्रारंभिक सांद्रता कह दूं, एक ही बात है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो t बराबर 0 भी लिख दूं तो भी बात वही, और इसको मैं कहूंगी प्रारंभिक सांद्रता, दोनों बात एक ही है। तो t बराबर 0 पे देखो सर, t बराबर 0 पे कुछ है क्या, कोई विघटन हुआ क्या, तो सर लिखो फिर। तो यहां पे निकालने के लिए क्या लिखूं, t बराबर है 0, समय पर है, बोलो x बराबर कितना आएगा, विघटन कितना हुआ था, 0। ये चीज उठा के कहां रख दो, इसी समीकरण में रख दे, इस समीकरण में रख दे भाई, इस समीकरण में रख दो, इस समीकरण नंबर दे दो इसको सेकंड। तो यहां पे क्या करूं भाई, समीकरण 2 में किसका मान, t व x का मान रखने पर, बताओ भाई क्या आएगा, माइनस ln, बोलो रे,
ए माइनस एक्स में से ए तो बच जाएगा और माइनस एक्स कितना आ जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस ln ए। फिर क्या आएगा t बराबर कितना है 0, तो यहां एक पूरा 0 हो जाएगा क्या, तो ये किसका आ गया c। बोलो तो समाकलन स्थिरांक का मान आ गया हमारे पास है, क्या आ गया माइनस ए log ए। हाँ पीछे आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये सब ये उठा के कहां रख दूं, इसमें रख दूं, तो इसको कह दिया समीकरण नंबर 3। तो क्या कर सकता हूं इसको, समीकरण 2 व 3 से, या फिर मैं कह सकता हूं समीकरण 2 में c का मान रखने पर, अरे समीकरण 2 में c का मान उठा के रखने पर बस, तो रख दो, क्या आ जाएगा माइनस ln a माइनस ए एक्स बराबर k1t, और माइनस में ना माइनस ln a। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा है, क्या कर दे भाई ln log वाली वैल्यू को क्या कर दो एक तरफ रख लो, log वाली वैल्यू को एक तरफ रख लो, इसको उठा के मैं उधर ले जाऊं तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ln a, फिर माइनस ln a माइनस एक्स बराबर है k1t। यहां तक किसी को दिक्कत बोलो नहीं है, ओके। अब तुम अच्छी तरह से जानते हो log के फॉर्मूले, जानते हो नहीं जानते हो कोई बात नहीं, देखिए अरे इधर देख लो, कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो हमें पता है कि ln log अगर m अपॉन n होता है तो इसको क्या लिखते हो log m माइनस log n लिख देते हो, और अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है log m n तो इसको क्या लिखते हो log m प्लस log n लिख देते हैं, क्लियर है। और अगर ऐसा हो log m की पावर n तो क्या करते हो, पावर कहां आ जाती है आगे आ जाती है, पावर कहां जाती है आगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा n log m। बस यही फॉर्मूले, और कौन से फॉर्मूले हैं अभी देखो, अब तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला पहले वाला, अरे ये दे रखा तुम्हें क्या log a, अभी पीछे क्या था log a माइनस log a माइनस एक्स, ये तो था ना वो, उसको उठा के किस में चेंज करना है इसमें चेंज करना है भाई, ये तो था हमारे पास, देखो ये था क्या log a माइनस log a माइनस एक्स, तो ये तो आ रहा है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, इसको किस में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बोलो, चलो तो देखो इसको कन्वर्ट करें तो क्या आएगा बोलो log a, बोलो a अपॉन a माइनस एक्स बराबर है k1t, तो यहां से रखो इसको, अगर इधर रख दो तो क्या k1t बराबर है क्या आ जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब मुझे बताओ ये जो ln लिख रहे हो तुम, ये तुम्हारा होता है जर्नल लॉग, कैसा होता है जर्नल लॉग। अब जर्नल लॉग की वैल्यू मिलती है क्या नहीं पता, तो क्या करें भाई हमें बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, log बेस 10 कि जितनी भी वैल्यूज होती है हमारी दी हुई होती हैं वो किस में दी हुई होती हैं log बेस 10 में दी हुई होती हैं। अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें log बेस 10 में कन्वर्ट करेगा, तो log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको क्या लिख दूं मैं k1t बराबर 2.303, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा log बेस 10 log जिसे बोलते हो तुम, अरे ये तो ln तो क्या हो गया जर्नल log हो गया, और ये बेस log बेस 10 हो गया, तो अभी लिख दो इसको सिंपल सा भाई a अपॉन a माइनस एक्स, लो भाई ये समझ में आ गया। ये इसको ऐसे करते हैं, ये आपका ln है, इसको किस में करना है, तो ये क्या करेंगे 2.303 log बेस 10, ये होता है, मतलब इस ln की वैल्यू ही ये होती है, ठीक है। तो अगर आपको अब इसमें से कन्वर्ट कर सकते हो, आपको इसमें से जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास समाकलित वेग समीकरण। अब इसमें से जो पूछे आपसे वो निकाल लेना, अगर t पूछे तो k1 कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा, और अगर k1 पूछे सॉरी
टी पूछेगा तो K1 इधर चला जाएगा, और K1 पूछेगा तो टी इधर चला जाएगा। कर लोगे तो ये आपका क्या आ गया, समाकलित वेग समीकरण। बोलो, आया समझ में, या कहीं से कोई स्टेप दोबारा से बताना है? ओके ठीक है, ओके उतारो। जगह आपको हो सकता है वहां पे अलग अलग चीजें दी जा सकती हैं। कैसे? अगर एक ही जगह में आपकी एनसीईआरटी में कई जगह तो क्या दे रखा है, ए को कैपिटल ए से मान रखा है, ठीक है, और उसको इनिशियल मानना है ना तो नोट लगा दिया। प्रारंभिक सांद्रता मतलब टी बराबर 0 समय पे तो टी नोट आ गया, और a माइनस एक्स को क्या लिखा वहां पे, क्या लिख सकते हैं, a लिख दिया उसने, क्या लिख दिया, a। हो सकता है कई जगह ये लिखा हुआ मिल जाए, और हो सकता है कई जगह आपको ये मिल जाए आर नोट अपॉन आर, ठीक है। मतलब यहां से सीधी सी कहानी यही है कि आपका जो स्टार्टिंग वाला था, आपने जो स्टार्टिंग में लिया था यहां पे, ये जो इनिशियल लिया था आपने a, इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, आर भी नोट, आर नोट कर लो क्योंकि टी बराबर 0 समय पे, या फिर आप इसको ए नोट भी लिख सकते हो। क्लियर है? और a माइनस एक्स है उसको आप कई जगह, कई बुक में एनसीईआरटी वगैरह में क्या लिखा हुआ है, आर, मतलब ये तो इनिशियल और ये टी समय पे, ये आर टी लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, और ए को क्या लिखेंगे, ए। तो अब ये पूरा समीकरण ऐसे कैसे चलता जाएगा, अगर ए माइनस एक्स को क्या मान लिया, आर ए, तो यहां से देख लो सेम चीजें आएंगी। लास्ट में समीकरण आपका क्या आएगा, लास्ट में समीकरण है जो आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है, यहां से देखो, चलो अगले पेज पे कर देता हूं। देखो हमारे पास आया था क्या, K1T, K1T इक्वल टू 2.303 log बेस 10, और ऊपर कौन आया था, a अपॉन a माइनस एक्स। तो हमने देखो वहां पे क्या लिखा था, a को तो क्या लिख सकते हैं, a नोट लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकता हूं इसको, r नोट लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, r नोट लिख सकते हैं, r नोट लिख सकते हैं भाई। और a माइनस एक्स को, a माइनस एक्स को और क्या लिखा जा सकता है, a लिखा जा सकता है, या फिर r लिखा जा सकता है। तो देखो इसी समीकरण से अलग अलग दिखा, हो सकता है आपको किसी बुक में कुछ मिल जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.303 लोग, a को क्या लिख दूं मैं, अब तुम में से जो अच्छा लगे वो रख लो, यहाँ पे a वाला रखना चाहो तो ये लो, a नॉट अपॉन a आ जाएगा। a माइनस एक्स कैसा है, a माइनस एक्स को ही लिखा पूरे को, a माइनस एक्स को ही तो लिखा हमने, और इसको r की फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकता हूं, K1T बराबर 2.303 लोग r नोट अपॉन r की सांद्रता। ये लो, अब इनमें से कुछ भी मिल जाए क्या फर्क पड़ता है। अब यहां से ये भी बता देता हूं, एक मिनट रुको, इसमें से देखो अगर आपको a वाला फॉर्मूला दे रखा है तो a क्या है यहाँ पे, बोलो भाई, a क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक सांद्रता, और इस प्रारंभिक सांद्रता को इसमें किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, a नोट के द्वारा, और इसमें किसके द्वारा, r नोट के द्वारा, ठीक है। और a माइनस एक्स क्या है यहाँ पे भाई, a माइनस एक्स क्या है, विकटित है या शेष है, अरे ए विकटित कहां से, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विकटित के द्वारा, डिसोसिएट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया था एक्स के द्वारा। अब एक्स के तो विकटित हो रही है, और ए क्या है हमारी इनिशियल, इनिशियल में से विकटित घटाएंगे तो क्या बचेगा, शेष ही तो बचेगी ना। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, शेष सांद्रता, क्या आएगी, शेष सांद्रता। और शेष सांद्रता को आपने अलग अलग रूप में a माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हो, a के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर आप r के रूप में भी लिख सकते हो। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो अलग अलग टीचर, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, कौन सी चीज क्या होगी, और वो भी लिख लो जाओ, है बेस, बेस तो अरे एलओजी का बेस लगभग सब क्या रहता है, 10 ही रखते हैं अपन, लेग 10 ही रखते हैं, 10 लिखो या नहीं लिखो, कई जगह लिख देते हैं कई जगह नहीं लिखते हैं, तो भी चलता है। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स और लिख लो, फिर बोलोगे तुम कौन सी सांद्रता, विकटित सांद्रता,
या डिसोसिएट ए कंसंट्रेशन। क्लियर है? बोलो भाई। हाँ उतारो इसको, फिर उसके बाद अपन वो करेंगे। क्या आई थी बोलो? अरे लास्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास है, K1T बराबर है 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स, या आप इसको क्या लिख सकते हो, R अपॉन R नोट अपॉन R, या A नोट अपॉन A। क्लियर है? ओके। देखिए अब हमें ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना, हमें किस किस के मध्य, log A अपॉन A माइनस एक्स तथा T के मध्य ग्राफ, T के मध्य ग्राफ। अब ग्राफ वैसे तो तुम्हें मैथ के स्टूडेंट हो, आते हैं ना भाई? हल्का सा हिंट दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास एक तो होता है y बराबर एम एक्स, y बराबर एम एक्स, तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ये y आ गया तुम्हारा और ये x, और ये जो m है आपका स्लोप होगा, स्लोप कैसा, ऐसा बनेगा ग्राफ, सदैव ध्यान रखना। और एक होता है तुम्हारा y बराबर है माइनस एम एक्स, तो वहां पे क्या आएगा बोलो, वहां पे ग्राफ बताओ कहां आएगा, बोलो बोलो। y बराबर है, ये लो y और x, m का स्लोप कैसा आएगा बताओ, ऐसे है, ऐसा होता है, माइनस स्लोप होता है तो ऐसा आता है क्या बोलो, और बनाऊं? हाँ कैसे, ऐसा बनेगा, आएगा तो स्ट्रेट लाइन में, इतना बता देता हूं। ऊपर से नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा, ऐसे, कौन सी लाइन से, ये वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस से, स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से, कहां जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आ गया। नीचे की तरफ आएगा, ध्यान रखना, नीचे की तरफ आएगा, दूसरे एक्सिस का बता रहा हूं मैं, कौन से दूसरे का, अरे दो ही एक्सिस बनते हैं ग्राफ में, एक तो वाई और एक एक्स, ठीक है। एक हमारे पास समीकरण आएगा बोलो, y बराबर है एम एक्स प्लस है सी, तो ये देखिए इसके अंदर सिंपल था वही है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। स्लोप आपका m है, लेकिन यहां कांस्टेंट भी दे रखा है, तो सम कांस्टेंट दे रखा है, मतलब ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट है नहीं होगा, और जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। मान लीजिए मैंने कांस्टेंट माना, ये रहा, ये कांस्टेंट c की वैल्यू है, यहां से ग्राफ होगा। अब वो डिपेंड करता है स्लोप कैसा है, स्लोप अगर माइनस में है तो ग्राफ कहां आएगा, नीचे की तरफ, और अगर प्लस में तो ऊपर की तरफ। तो यहां पे हमारे पास स्लोप कैसा है भाई, प्लस में, तो यहां से कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। और अगर ये मान लीजिए मैं एक साथ ही बना देता हूं, प्लस और माइनस वाला बता देता हूं, यहां पे अगर माइनस में होता तो कहां जाता ग्राफ, नीचे जाता, ठीक है। और इसमें भी अगर माइनस होता तो कहां, यहां से नीचे चला जाता, सिंपल सा तरीका। क्लियर है, कर लोगे, देखो तब। अब यहां से देखो भाई, हमें चाहिए कौन सा, log a अपॉन a माइनस एक्स तथा t के मध्य ग्राफ। अब ग्राफ के लिए ये आपका y एक्सिस हो गया, कौन सा, y एक्सिस, और ये आपका कौन सा हो गया, x एक्सिस। अब इस समीकरण को इस तरह से एडजस्ट करो, और ये 2.303 उधर जाएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में आ जाएगा क्या, तो इसको ऐसा लिख दूं 2.303, और क्या आ जाएगा t, यही है। अब हमें साफ साफ यहां से पता चल गया, देखो ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ बन जाता है अगर तुम्हें पता हो तो। ये तुम्हारा टोटल क्या हो गया, ये चलेगा नहीं, हाँ उससे अंदर ग्रीन ले लेंगे।
देखो ये तुम्हारा यहां से ये आ गया, ये तो तुम्हारा क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, बोलो एक्स एक्सिस, और बाकी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है या स्लोप है। ध्यान रखना जो भी एक्स एक्सिस के साथ गुणा में होता है वो हमेशा क्या रहता है तुम्हारा, स्लोप रहता है, ढाल रहता है, क्या रहता है, स्लोप या ढाल, जिसे आप लिखते हो किसके द्वारा, एम के द्वारा, या आप इसे स्लोप कह सकते हो। ध्यान रखना अगर आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट हमेशा इसके साथ प्लस या माइनस में, मैक्सिमम कंडीशन प्लस की होती है, कौन सी आएगी, प्लस में। तो आप बना लो ग्राफ, ये लो वाई एक्सिस पे किसको रखें, बोलो लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और एक्स एक्सिस पे टी। आप देखो सीधा सा, ये तो यहां पे बराबर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा, वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स में कहा था, जीरो से सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या आएगा, जीरो से सीधा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कितना है तुम्हारा, बोलो भाई K1 अपॉन 2.303। ये लो सर, ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। क्लियर है, बोलो उतारो इसको, एक ग्राफ और दोबारा देखो एक बार, ये देखो हमारे पास क्या बनाना हमें, ग्राफ लॉग ए माइनस एक्स, वह किसके मध्य है, टी के मध्य ग्राफ। अब देखिए समीकरण क्या था हमारे पास, बोलो समीकरण बोलो क्या था, K1 टी बराबर है 2.303 लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब एक काम कर लीजिए, इसको ओपन करें तो लोग वाली समीकरण को एक तरफ रख लो और बाकी को एक तरफ ले आओ, तो इसको एक तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, K1 टी अपॉन 2.303, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बच गया, लोग। अब इसको भी यहां से एक काम करो, यहीं खोल के रख दूं भाई, इसको खोल लें तो क्या हो जाएगा, लोग ए माइनस एक्स, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके अपन, क्या था भाई, लोग एम बाई एन को क्या लिख सकते हैं, लोग एम माइनस लोग एन लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अभी हमें तो क्या चाहिए, ये चाहिए था ना लॉग ए माइनस एक्स वाला, तो बाकी को उठा के किधर लाऊं, इधर लाऊं, तो क्या बच जाएगा, इधर रखा मैंने लॉग ए माइनस एक्स, बराबर में कौन है पहले से ही, K1 टी अपॉन 2.303, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो बोलो किस में आ जाएगा, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में, माइनस लॉग ए। अब देखिए हमें तो वाई एक्सिस पे ये चाहिए, तो वाई एक्सिस पे इसका मान किस में चाहिए, प्लस में, और प्लस में करूं तो क्या करूं, पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा, log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स बराबर है, ये माइनस में हो जाएगा आपका K1 टी अपॉन 2.303, और बाकी ये किस में हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए हमारे पास समीकरण आ चुका है, ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये टी क्या तुम्हारा एक्स है, और इस टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई में K1 अपॉन 2.303, ये क्या हो गया तुम्हारा स्लोप, ये भी किसमें, माइनस में, और ये प्लस में कौन है, इंटरसेप्ट। तो हमारे पास समीकरण आ गया y बराबर माइनस एम एक्स प्लस है सी। अब यहां से सीधा सीधा इक्वेशन बन गया हमारे पास, तो समीकरण बना लो आप, सॉरी ग्राफ बना सकते हैं आप इसका, लो भाई ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाए तो वाई एक्सिस पे किसको रखना है, लोग ए, बोलो ए माइनस एक्स को रखना है, और एक्स एक्सिस पे टी को। अब टी के साथ जो भी है वो क्या आएगा आपका स्लोप, स्लोप किस में है, माइनस में। अब माइनस में तो यहां से स्टार्ट करना नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा हमें, अंतःखंड या कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट कितना, लोग ए, तो लोग ए की वैल्यू मान लीजिए कितनी है, ये रख दिया मैंने, लोग ए की वैल्यू इतनी मान लेते हैं अपन। तो यहां से अब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ है, ये डिपेंड करेगा किस पे, स्लोप पे। स्लोप तुम्हारा किस में है, माइनस में, तो ग्राफ कहां आएगा,
नीचे की तरफ। ये लीजिए ग्राफ यहां से यहां तक आ गया, तो ग्राफ का मान कितना है यहाँ पे देखो K1 माइनस का है, माइनस K1 अपॉन 2.303, तो स्लोप का मान हो गया तुम्हारा माइनस का K1 अपॉन 2.303, और ये यहां से यहां तक तुम्हारा क्या था कांस्टेंट, या जिसे हम क्या कहते हो इंटरसेप्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंटरसेप्ट कह देते हैं। ये लो यहां से यहां तक इसका मान क्या होगा, लॉग ए, जिसे हम क्या कहते हैं भाई इंटरसेप्ट या अंतःखंड भी कहा जा सकता है। इंटरसेप्ट इंग्लिश में कहे तो इंटरसेप्ट कहते थे, हिंदी में कहे तो अंतःखंड कहेंगे। क्लियर है? अंतःखंड का मतलब कि ये होता है, अंतःखंड का मतलब ये होता है कि ग्राफ अगर जीरो से स्टार्ट ना होकर किसी कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो से लेकर जो कांस्टेंट तक की वैल्यू है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट या अंतःखंड कहलाता है। क्लियर है? ओके, उतारिए।